मैंने संपूर्ण अथर्ववेद याद किया है सत्वर। प्रदर्शित किया है। 5900 से ज़्यादा मंत्रों को उन्होंने याद किया है। पूरा अथर्ववेद उनको सस्वर कंठस्थ है। आप किसी एक मंत्र को बोलेंगे तो उसके बाद के सारे मंत्र ये बहन सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने संपूर्ण अथर्ववेद याद किया है सत्वर। सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं स्वामी आदित्यवेश और आप देख रहे हैं मिशन आर्यावर्त, आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया प्रकल्प। अक्सर हम ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन से और लोगों को प्रेरणा दी है, और वही प्रेरणाएं कहीं ना कहीं समाज के नवनिर्माण की नींव रखते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत, एक बहन हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, और वो आज इसलिए भी उपस्थित हैं कि वीरांगना के रूप में, एक ऐसी विदुषी के रूप में जिनके माध्यम से समाज अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। पिछले दिनों आपने मिशन आर्यावर्त पर एक वीडियो देखी और बहन अंजलि आर्या ने सीधा शंकराचार्य जी को चैलेंज करते हुए कहा कि आप आइए और हमारे सामने बैठ कर के शास्त्रार्थ कीजिए। और शास्त्रार्थ क्यों कीजिए? क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। जिस शंकराचार्य जी ने एक गायत्री मंत्र के लिए मना किया था, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हम आज आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे साथ एक बहन उपस्थित हैं। कहाँ वो पढ़ते हैं, उन्होंने क्या विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं, वो सारे उनके मुख से सुनेंगे। और जो इस चैलेंज की बात बहन अंजलि आर्या ने उस समय कही थी, उसका मूर्त रूप आज आपको देखने को मिलेगा कि आपने एक गायत्री मंत्र को याद करने या बोलने से मना किया था, यहाँ तो 6000 से ज़्यादा मंत्र याद हैं। हमारे साथ एक बहन है और उनसे हम उनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले तो बहन आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते। आप अपना परिचय दें। मैं गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ नजीबाबाद से हूँ। मेरा नाम प्रीति है। हमारे साथ बहन प्रीति हैं, और प्रीति से हम उनके जीवन की एक एक पर्त के बारे में बात करेंगे। बहन, आपकी विशेष उपलब्धियां हैं समाज में, पर सबसे पहली उपलब्धि जिसके कारण लोग आपको जानते हैं, आज जैसे कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपको सम्मानित भी किया गया यहाँ पर, वो जो विशेष उपलब्धियां हैं वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके कारण लोग आपको जानते हैं? मैंने संपूर्ण अथर्ववेद याद किया है सत्वर, सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से। और आप पढ़ते हैं नजीबाबाद में? हाँ जी, आप नजीबाबाद के माध्यम से ही वहाँ वेद पढ़ने के लिए गए, यही? हाँ जी। तो साथियों, आपको इसलिए भी मैं यहाँ रोक करके कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल शांत होकर के बैठें। और मैं अब बहन जी से जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं जो आपने याद किए हैं? 5977 मंत्र हैं। 5900 से ज़्यादा मंत्रों को इन्होंने कंठस्थ किया है। और शंकराचार्य जी ने तो एक गायत्री मंत्र को रोकने की बात कही थी कि उसको भी महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये उनका जो सवाल उन्होंने किया था, और मुझे लगता है कि वो उसी उक्ति को चरितार्थ करने के लिए कहते थे, स्त्री शूद्रो न धीयताम, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें सबके बीच में एक उदाहरण दे करके, एक उक्ति निकाल करके ये कहा कि यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। और हमारी इस बहन ने उसको साक्षात रूप में उसको हम सबके सामने प्रदर्शित किया है। 5900 से ज़्यादा मंत्रों को उन्होंने याद किया है। पूरा अथर्ववेद उनको सस्वर कंठस्थ है। आप किसी एक मंत्र को बोलेंगे तो उसके बाद के सारे मंत्र ये बहन सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रीति बहन, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने पूरा अथर्ववेद याद किया है, सबसे पहले तो ये संकल्प कैसे जागृत हुआ कि इतना बड़ा ग्रंथ है, तो कैसे ये संकल्प जागृत हुआ कि हमें वेद के सारे मंत्र याद करने? ये हमारी आचार्य जी की कृपा है। आचार्य जी ने हमसे कहा कि आचार्य जी का भी नाम आप बताएंगे? आचार्य जी प्रियंवदा वेद भारती जी हैं। उन्होंने कहा कि इस वेद को मतलब याद कर सकती हो तुम, तुम्हारे अंदर है वो ऊर्जा है। हाँ, तो फिर मैंने देखा उसे, थोड़े दिन मतलब पढ़ा, उसके बाद में परीक्षा देनी प्रारंभ कर दी। तो आपको कितना समय लगा है ये लगभग 6000 मंत्र याद करने में? मुझे 7 साल लगे। 7 साल में आपने पूरा कंठस्थ कर लिया है? हाँ जी। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कभी बैठ करके ये सोचा हो कि जैसे लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाते हैं, और मैं आज जो है अभी बैठती हूँ और पहले मंत्र से शुरू करती हूँ आखिरी मंत्र तक, कभी आपने नॉन स्टॉप लगातार बोला हो? ऐसे तो नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्र हैं। हम आवृत्ति करते थे कि आज 2 कांड कर लेंगे, आज हमारा 4 कांड का वो है टारगेट, तो हम 4 कांड पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही मतलब प्रातराश लेंगे।
और हमारे जो गुरुजी थे वो सबसे पहले आवृत्ति करवाते थे, उसके बाद पाठ पढ़ाते थे। तो मैं आपसे ये निवेदन भी करूँगा खास करके, क्योंकि कोई चीज़ जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है तो लोग फिर ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। आपको कंठस्थ है, आप इसका भी अभ्यास करें कि कभी कभी बैठ करके आप 6 के 6000 मंत्रों को नॉन स्टॉप बोलने का प्रयास करें। आर्य समाज के एक नौजवान साथी हैं संदीप आर्य जी, राजस्थान से हैं। उन्होंने 10,000 सूर्य नमस्कार लगातार किए हैं, नॉन स्टॉप 10,000 सूर्य नमस्कार का एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आप भी एक बार इसका अभ्यास करके देखें। एक साल में 6 महीने में या जितना भी समय आप उसमें ले सकते हैं, आप इसका भी अभ्यास करेंगे तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपका प्रयास करें। खैर, मैं इस बात को यहीं रोकते हुए मैं अगला प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। आप गुरुकुल में कब जो है आपने प्रवेश लिया और उसके बाद फिर क्या क्या पढ़ाई की? मैंने 2011 में प्रवेश लिया। उसके बाद अष्टाध्यायी, धातु पाठ। आपने अष्टाध्यायी भी कंठस्थ कर ली? हाँ जी, मुझे अष्टाध्यायी भी कंठस्थ। 8 महीने में मैंने अष्टाध्यायी याद की थी। उसके बाद फिर उसके साथ साथ ही अष्टाध्यायी के साथ साथ मैंने वेद याद करना प्रारंभ कर दिया, और वेद के साथ साथ मैं व्याकरण भी पढ़ रही हूँ। आज मैं 3य वर्ष में हूँ। और तो आप गुरुकुल नजीबाबाद में पढ़ते हैं जो बिजनौर के पास है। आप रहते कहाँ से? आपका घर जो है वो कहाँ है? मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी की हूँ। और कैसे प्रेरणा कैसे मिली आपको कि गुरुकुल में पढ़ना चाहिए? आजकल के बच्चे सोचते हैं मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ूँ, मैं किसी और स्कूल में पढ़ूँ, तो आप गुरुकुल में आए, क्या सोच करके आए या किन की प्रेरणा से आए? मेरे पिताजी के एक मित्र हैं ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, उनकी प्रेरणा से मैं गुरुकुल में आई। आप सभी जानते हैं डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी वर्तमान में आर्य समाज के और वेदों के वो प्रामाणिक हस्ताक्षर हैं जिनके माध्यम से ऋषि ध्यान के कार्यों और मंतव्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहन प्रीति, आपसे मैं ये दूसरी बात भी पूछना चाहता हूँ। बहुत सतत और लंबा अभ्यास चाहिए इस तरह से मंत्रों को याद करने के लिए। तो आपकी जो दूसरी पढ़ाई है जिसको क्लास की विषय वस्तु कहते हैं, उसमें कभी बाधा नहीं आई क्या? नहीं, वो सुबह का प्रातः काल का समय होता था, तो हम सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे देते थे इसके लिए, जो हमें गुरुजी पढ़ाते थे। और उसके अतिरिक्त हम अपना अलग से अभ्यास करते थे, और उसके साथ साथ हमारा व्याकरण का भी पाठ निरंतर चलता रहता था। इसमें कभी कोई बाधा नहीं आई। ये भी अपने आप में विशेष है। तो हम ये कह सकते हैं इन्होंने एक्स्ट्रा किया है, स्पेशल वेद के इन मंत्रों को याद करने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है। 6 वर्ष का समय, 7 वर्ष का समय जरूर लगा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई करते करते। आपने कौन सी क्लास से प्रारंभ किया था गुरुकुल में अध्ययन? 5वीं कक्षा से। 5वीं से। अब कौन सी क्लास में है? अब मैं शास्त्री 3य वर्ष में। शास्त्री 3य वर्ष में। लगभग 6-7 वर्ष का जो समय लगा पूरा एक वेद याद करना, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं ये बार बार शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों के कहीं दिमाग में, आप लोगों के जहन में, आप लोगों के मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए कि ये बड़ी उपलब्धि है और हमें अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित करना है। आप जो है आजकल खास करके जो लड़कियां हैं, लड़कियों को लोग दूसरे दर्जे का मानते हैं कि ये नहीं कर सकती हैं और इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, मतलब इनमें इतनी कार्य क्षमता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं? हाँ जी, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। पहले की जो महिलाएं होती थी वो ब्रह्म विद्या और क्षत्र विद्या दोनों में परिपूर्ण होती थी। उसी से मतलब आचार्य जी की प्रेरणा से मैंने वेद के साथ साथ ताइक्वांडो भी मैंने सीखा, और जो वेद से स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ उससे मैंने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं, और आज वर्तमान समय में खास करके भारत जिस दिशा की ओर चल रहा है, हमारी इन बहनों को जहां शास्त्र पढ़ाने की ज़रूरत है वहीं शस्त्र सिखाने की भी ज़रूरत है। और बहन प्रीति ने बताया है कि वो ब्लैक बेल्ट हैं ताइक्वांडो में। तो ये इनकी अपनी योग्यता का लाभ कहें, या एक महिला जो है, एक बहन कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती है। आप इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है कि वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलेगा। पूरा अथर्ववेद याद है और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इसी तरह मतलब समाज का कार्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे कि हमारे जो अन्य क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनकी भी लड़कियां मेरी तरह पढ़ के और वेद सीखें, जिससे कि हमारा वेद कभी लुप्त ना हो और वेद शिक्षा हमेशा जागृत रहे। क्योंकि वेद से ही हमें अन्य विषय जितनी शिक्षाएं हैं दुनिया भर में, वो सारी वेद से ही उद्धृत हुई हैं। अगर वेद ही लुप्त हो जाएगा तो ये सारी शिक्षाएं भी नष्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वेद के कार्य को आगे तक मैं चलाऊँ। एक जो बहन ने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जब से वेद आए उसके बहुत लंबा समय बीच में ऐसा गया जब वेदों को कहीं लिपिबद्ध नहीं किया गया था।
तो वो कहीं ना कहीं सुन कर के गुरु परंपरा से वो वेद एक के माध्यम से दूसरे और दूसरे के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक गए थे। तो ये उसी परंपरा का भी निर्वहन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनके माध्यम से और बहनें भी और भाई भी जो खास करके गुरुकुलों में पढ़ते हैं वो तो हैं ही हैं, उनके अलावा और लोगों के मन में भी ये भाव जागृत हो कि हम भी इन वेदों की परंपराओं को मानते हुए वेदों को अपने मन मस्तिष्क में बैठा करके ऋषि की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे मैं इतना भी जानना चाहूँगा कि आचार्य जी आपको पढ़ाते हैं और भी वहाँ गुरुकुल में बहनें रहती होंगी, तो गुरुकुल की दिनचर्या क्या रहती है ओवरऑल? हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं, फिर 4:30 बजे उठ करके हम प्रार्थना करते हैं। फिर प्रार्थना के बाद हम अपना मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं। उसके बाद हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद फिर हम अपने कक्ष की सफाई करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम संध्या हवन में जाते हैं। फिर संध्या हवन होता है, वहाँ प्रवचन भी होता है। प्रवचन के पश्चात हम प्रातराश करते हैं। प्रातराश के पश्चात हमारी कक्षाएं चलती हैं। फिर उसके बाद में जब कक्षा ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारे ताइक्वांडो की क्लास शुरू होती है। शाम के टाइम लगभग 4-5 हाँ जी। फिर उसके बाद में ताइक्वांडो से निवृत्त होकर के हम फिर दोबारा संध्या हवन में जाते हैं। फिर संध्या हवन के आने के बाद अपना कार्य ख़त्म करते हैं जो हमारा मतलब पढ़ाई लिखाई का होता है। उसके बाद दोबारा भोजन की घंटी बजती है, फिर हम भोजन करते हैं, फिर मंत्र पाठ होता है, फिर सोते हैं। इस पूरे जो आपने दिनचर्या का हिस्सा बताया है, वैसे कोई भी व्यक्ति यदि जीवन में सफल होना चाहता है तो उनको एक अनुशासित जीवन जीना होता है और गुरुकुल आपके जीवन को अनुशासित बनाता है। सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक एक व्यवस्थित दिनचर्या होती है जिसके माध्यम से आपको रहना भी पड़ता है और शायद ये जो टाइम पार्टीशन है, समय का विभाजन है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने कार्य में रहता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, चाहे कोई अपनी नौकरी करता है, यदि वो व्यवस्थित और अनुशासित है तो उसका जीवन बदलता है। ये गुरुकुलों की परंपरा के माध्यम से सिखाया जाता है। तो गुरुकुल में आपके साथ साथ और कितनी बहनें होंगी जिनको इस तरह से, किसी को सामवेद याद होगा, किसी को ऋग्वेद याद होगा, किसी को अथर्ववेद याद होगा? ऐसी 14 बहनें हैं जिन्हें वेद याद है। गुरुकुल नजीबाबाद में अभी लगभग 14 बहनें हैं जिनको पूरे वेद याद हैं। तो आपसे जो है अब कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, आप क्या संदेश देंगी खास करके आपकी उम्र की युवा बहनों को जो कहीं ना कहीं आज टीवी के माध्यम से, एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने जीवन को संस्कारित करने से वंचित हैं और कहीं ना कहीं वो अपने मूल उद्देश्य से भी भटकी हुई हैं, उन बहनों को क्या संदेश देंगे? मैं चाहती हूँ कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसमें बहनें ऐसी हो जो एक राष्ट्र का निर्माण करने वाली बने, क्योंकि उस नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि तुम मुझे 60 अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें एक राष्ट्र दूंगा। तो अगर हमारी देश की माताएं अर्थात बहनें अच्छी होंगी, जब पूरा राष्ट्र ही सुव्यवस्थित हो जाएगा तो ये कितना सुंदर दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाने के लायक हो जाएगा और दोबारा से आर्यावर्त, सोने की चिड़िया और जितने ऋषि मुनियों ने नाम दिए हैं वो सार्थकता की ओर जाएंगे। और ये सब कैसे होगा? ये होगा गुरुकुल प्रणाली से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें जो हैं वो पूर्व की प्राचीन पद्धति है जो उसे अपनाएं और नवीन पद्धति को त्यागें। बहन प्रीति ने आपको संकेत किया है, बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहा है उन्होंने और सीधा सीधा संकेत करते हुए कहा, यदि आप पुणे से देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा और वेद जो है वो मातृशक्ति के माध्यम से जिस दिन प्रचारित और प्रसारित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माँ को दिल्ली का दीपक माना जाता है, जो एक नहीं जो 2 कुलों की शान होती है, 2 कुलों को रोशन करने का काम करती है और जो माँ खुद संस्कारित होती है उसके माध्यम से ही संस्कारित संतान का निर्माण होता है और संस्कारित संतान ही अच्छे और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करते हैं और व्यवस्थित समाज ही एक व्यवस्थित और उत्तम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और यदि आप चाहते हैं, जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, यहाँ मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, आपने वेद नहीं पढ़ा पर आप वेद पढ़ा सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। आप अपनी ओर से एक बेटी को गोद लेकर के उसको वेद पढ़ा सकते हैं गुरुकुल के माध्यम से। तो यदि आपके मन मस्तिष्क में कहीं राष्ट्र के प्रति समर्पण है या वेद की विचारधाराओं को आप अच्छा मानते हैं तो आइए गुरुकुल नजीबाबाद में आप भी एक बेटी को गोद लेकर के उनको वेदों की ओर प्रेरित करें।
जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों के पास भेजें, ताकि वहाँ पर भी जितनी बहनें हैं वो बहन प्रीति से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकें। बहन प्रीति, आप आज कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।